दोस्तों, जीके जितेंद्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हमने देखा पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे साइंस। पिछले लेक्चर में हमने समझा था इंट्रोडक्शन, कहाँ से उत्पत्ति हुई और कैसे हुई साइंस की। अब आगे की क्लास जो रहेगी हमारी फिजिक्स की रहेगी, भौतिक विज्ञान की रहेगी। और देखो भौतिक विज्ञान में क्या है बेटा कि सबसे पहले जैसे ही भौतिक विज्ञान स्टार्ट होता है तो हमें सबसे जरूरी है उसके भौतिक गुण जानना। क्या जरूरी है? भौतिक गुण जानना। तो आज हम आज की क्लास में देखेंगे भौतिक गुण। तो देखो बात करते हैं भौतिक गुण की। तो भौतिक गुण में सबसे पहले आती है अवस्थाएं। क्या आती हैं? सबसे पहले अवस्थाएं। बात करते हैं हम अवस्था की। अब नॉर्मली सभी ने अवस्था पढ़ रखा होगा कि भैया अवस्था कितने प्रकार की होती है। तो सभी को पता है, ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा, ठीक है। लेकिन दो एक्स्ट्रा अवस्था हम देखते हैं। अभी नॉर्मली कितनी पढ़ी हमने? 3 अवस्थाएं पढ़ रखी हैं, लेकिन होती कितनी अभी करेंटली? 5 अवस्थाएं। जैसे आपका सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। वहीं चलते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था भी आ गई है, प्लाज्मा। और एक और अवस्था होती है 5वीं, बोस-आइंस्टीन। तो हम अभी मैटर स्पेशली देखते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि अवस्था में हमने क्या क्या देखते हैं कि भैया नॉर्मली अवस्था होती है आपकी, या तो कोई वस्तु ठोस होगी, या फिर क्या होगी, लिक्विड होगी, द्रव होगी, या फिर क्या होगी, वो गैस होगी, ठीक है। इतना तो क्लियर है सभी को। अब ठोस तो सभी को पता है कि ठोस किसे कहेंगे, सॉलिड किसे कहेंगे। ये बोर्ड है, मान लीजिए ये बोर्ड क्या है, सॉलिड है। देखकर ही पता चल जाता है कि ये सॉलिड है। और जो लिक्विड फॉर्म में रहेगी जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ये द्रव अवस्था में। और गैस का तो आप लोगों को पता ही है। तो नॉर्मल अवस्था कितनी हो गई? 3 हो गई। लेकिन इन्हीं के बीच में एक छोटी सी अवस्था हम समझ लेते हैं कि प्लाज्मा। क्या होती है? चौथी अवस्था होती है पदार्थ की, प्लाज्मा अवस्था। अब क्वेश्चन बनता है कि भैया प्लाज्मा अवस्था होती क्या है। तो देखो समझना अच्छे से, ठोस और द्रव का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। अब कैसे? देखो ऐसी अवस्था जो ठोस से तो निकल गई, किससे निकल गई? ठोस से निकल गई, लेकिन द्रव में पहुंची ही नहीं। समझ में आ रहा है? ठोस से निकल गई लेकिन द्रव में पहुंची ही नहीं। मतलब ना तो वो सॉलिड है और ना ही लिक्विड है। मतलब इन दोनों की संक्रमित अवस्था क्या कहलाएगी? प्लाज्मा अवस्था कहलाएगी। अब डेफिनेशन कैसी रहेगी कि ठोस व द्रव की संक्रमित अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। क्लियर है इतना? ठोस और द्रव की संक्रमित अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। जैसे आप देखते होंगे लार्वा ज्वालामुखी से निकला हुआ, क्या वो पानी है क्या, या फिर वो पत्थर है क्या? नहीं, ना तो वो ठोस है और ना ही द्रव है। और किस अवस्था में रहता है? प्लाज्मा स्टेट में रहता है। इतना क्लियर है? चलो आगे पढ़ते हैं हम अवस्था में कि भैया नॉर्मली अवस्था देखिए हमने कितनी होगी? 3 अवस्थाएं होगी, या तो ठोस होगा, या द्रव होगा, या फिर गैस होगा। अब ठोस को हम कैसे लिखते हैं नॉर्मली? कि जिसके अणु बिल्कुल पास पास होंगे। जिस भी पदार्थ के अणु क्या हो? बिल्कुल पास पास हो, बिल्कुल गैप नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। जैसे कि ये बोर्ड है, ये क्या है? ठोस है। क्यों? क्योंकि इसकी क्या है? आकृति। आकृति क्या है इसकी? निश्चित है। कैसे निश्चित है? देखो आकृति क्या होगी इसकी? निश्चित होगी। अब मैंने इसे हाथ से टच किया, इसे मैंने टच किया, क्या इसकी आकृति में कोई फर्क हुआ? नहीं हुआ। ये जैसा है वैसा का वैसा ही है। मतलब इसकी आकृति में कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब इसकी आकृति क्या है? निश्चित है। लेकिन वही बात करते हैं हम आयतन की। किसकी बात करते हैं बेटा? आयतन की। अब बात करते हैं आयतन की कि आयतन कैसा होगा। तो आयतन समझ में नहीं आए तो इतना समझ लो, नापना तोलना। क्या समझ लो? नापना या तोलना। अब मान लीजिए मैं इसको नाप सकता हूं या नहीं? तो नाप सकता, नाप सकता हूं। इसकी लंबाई भी नाप सकता हूं और इसकी चौड़ाई भी नाप सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि ठोस की आकृति भी निश्चित होगी और आकार भी क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक है ना? तो आकृति भी निश्चित हो गई, आयतन भी क्या हो गया? इसका निश्चित हो गया। क्लियर है इतना? चलो
वही बात करते हैं हम द्रव की। तो द्रव को कैसे पढ़ते हैं हम कि ठोस की अपेक्षा जिसके अणु क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे। समझना, ठोस की अपेक्षा जिसके अणु क्या होंगे, दूर दूर होंगे, वो क्या कहलाएगा, द्रव कहलाएगा। अब द्रव में देखते हैं हम आयतन। आयतन, अब आयतन की यदि हम बात करते हैं, मान लीजिए मैं बात करूं पानी की, ठीक है, तो क्या पानी का आयतन निश्चित होगा, तो बिल्कुल निश्चित होगा, ठीक है। दूध का निश्चित होगा, होगा। कहने का मतलब उसे नाप तोल सकते हैं या नहीं सकते, सकते हैं भैया, बिल्कुल, क्यों नहीं नाप तोल सकते। अभी आप दूध लेने जाओगे, पिछली क्लास में भी तो समझा हमने, आप डेयरी पर दूध लेने गए, क्या बोलोगे, 1 लीटर दूध दे दीजिए, 2 लीटर दूध दे दीजिए। या फिर तेल लेने गए, तो तेल लेने भी जाओगे तो क्या बोलोगे कि भैया 1 लीटर दे दीजिए या 2 लीटर दे दीजिए। मतलब क्या है, इसका भी आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, बिल्कुल, ठीक है, इतना क्लियर है। इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। लेकिन मैं आकार की बात करूं, किसकी बात करूं, आकार की, तो आकार कैसा रहेगा, तो आकार रहता है इसका अनिश्चित। कैसे अनिश्चित, मान लीजिए मैंने ग्लास में लिया, तो ग्लास के आकार का, बाल्टी में डाला, बाल्टी के आकार का, एक कप में लिया तो कप के आकार का। कहने का मतलब द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार या आकृति की बात करूं, ठीक है, आकार लिखा हुआ है लेकिन आकार या आकृति बात एक ही होती है, ठीक है ना। तो आकार या आकृति क्या होगी इसकी, अनिश्चित होगी। क्या होगी, अनिश्चित होगी। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं हम गैस की। तो अब गैस को कैसे लिखते हैं हम कि भैया द्रव की अपेक्षा जिसके एटम्स या अणु क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। क्या इसकी आकृति या आकार निश्चित होता है क्या, बताइए, क्या इसकी आकृति निश्चित होगी या अनिश्चित होगी। तो भैया कहां से पकड़ पकड़ के लेके आओगे, इसकी आकृति क्या होगी, अनिश्चित होगी, ठीक है ना। अणु क्या है इसके, दूर दूर, तो इसकी क्या होगी, अनिश्चित होगी। क्लियर है। बात करते हैं आयतन की, तो आयतन भी क्या होगा इसका, अनिश्चित होगा। क्लियर है इतना, आकृति भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित। अब आपके मन में कंफ्यूजन उठ रहा होगा कि भैया फिर ये जो गैस सिलेंडर घर में प्रयुक्त होते हैं, एलपीजी, ये तो हमको किलो से मिलती है ना। तो एलपीजी जो है ना बेटा, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में। गैस के अणुओं को ठंडा किया जाता है तो द्रव अवस्था में आ जाती हैं। और जो आपकी एलपीजी जो घर में गैस सिलेंडर प्रयुक्त होता है, वो जो एलपीजी प्रयुक्त होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। नाम ही तो है उसका, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। मतलब किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। क्लियर है इतना। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इतना तो समझ में आ गया आप कि भैया ठोस की क्या होती है, आकृति भी निश्चित होती है, आयतन भी निश्चित होता है। द्रव की भी आकृति आकार निश्चित अनिश्चित रहेगा, लेकिन आयतन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। लेकिन गैस में दोनों कंडीशन अनिश्चित रहेगी। क्लियर है। अब बात करते हैं इनमें उष्मा का ट्रांसफर कैसे होगा, या फिर इनमें किस प्रकार की गति होगी। तो समझते हैं पहले गति। तो गति याद रखना, तीनों में, चाहे ठोस हो, लिख लेते हैं चलो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो और चाहे गैस हो, तीनों में अलग अलग प्रकार की गतियां होती हैं। 3 गतियां याद रखना। पहली होती है स्थानांतरित, स्थानांतरित गति, ठीक है, गति समझ रहे बेटा। गति की बात करेंगे तो पहली क्या आएगी, स्थानांतरित गति। दूसरी गति की बात करते हैं तो आती है घूर्णन गति। और तीसरी बात करेंगे तो आएगा काल्पनिक गति। कौन सा आएगा, काल्पनिक गति। काल्पनिक को कंपन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंपन। अब समझो तीनों में क्या अंतर है। अब पूछा जाता है कि भैया ठोस में इन तीनों गतियों में से कौन सी गति है, या द्रव या गैस में कौन सी गति है। तो अच्छे से समझना इसको, यहीं से उष्मा का ट्रांसफर हमें समझ में आ जाएगा। सुना होगा ना, चालन, संवहन, विकिरण, सब यहीं से क्लियर होगा। चलो अब बात करते हैं स्थानांतरित गति की। तो तीनों गतियों को पहले समझ लो। स्थानांतरित गति किसे कहते हैं, तो नाम से स्पष्ट है, स्थानांतरित मतलब स्थान को छोड़कर जाना, अपने स्थान को छोड़कर
स्वयं को जाना स्थानांतरित गति कहलाती है। समझेंगे अभी। घूर्णन गति, अब घूर्णन गति मान लीजिए मैं अपने क्या करूं, आसपास घूम जाऊं, तो मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो मतलब घूर्णन गति तो स्पष्ट है, सभी को समझ में आता है। लेकिन काल्पनिक गति, कंपन गति किसे कहते हैं, तो ये भी क्लियर करते हैं। अब समझो एग्जांपल कि भैया ठोस में कौन सी गति रहेगी, द्रव में कौन सी गति रहेगी और गैस में कौन सी गति रहेगी। क्लियर है। अब ठोस को देखते हैं। तो ठोस को गति देखनी है हमको, तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल कि एक समझ लीजिए बीकर है या बर्तन है जिसमें क्या है, पानी भरा हुआ है और जिस पर क्या रखा हुआ है, मान लीजिए आप दाल बना रहे हैं और उस पर क्या है, चम्मच रखी हुई है। ठीक है, जो बर्तन के संपर्क में होने के साथ साथ हवा के संपर्क में भी है। अब आपने क्या जलाई, नीचे आग जलाई है। क्या जलाई है, आग जलाई है। अब आप देखते हो, पानी को नहीं देखना है, अंदर चाहे दाल पक रही हो चाहे आप सब्जी बना रहे हो, ठीक है ना, उसे हम नोटिस नहीं करना, नोटिस करना है सॉलिड को, ठोस को देखना है। ठोस पढ़ रहे हैं तो ठोस को देखना है। आपने देखा कि बर्तन क्या है आपका, सॉलिड है। क्यों, क्योंकि उसके अणु क्या है, बिल्कुल पास पास से। ठीक है। अब आपने देखा कि भैया जो आग थी वो तो बर्तन के निचले सिरे को गर्म कर रही थी। ठीक है ना, जो आग जल रही है वो तो बर्तन के निचले सिरे पर जल रही है, लेकिन हवा के संपर्क में जो चम्मच है वो भी गर्म हो जाती है ना। कैसे, आग तो हमने यहां पर जलाई, लेकिन गर्म कौन हो रहा है, जो हवा के संपर्क में रखी चम्मच जो बाहर है ना। क्यों हो रही है, क्या इसमें स्थानांतरित गति है। देखो, स्थानांतरित गति के लिए क्या चाहिए, स्थान छोड़ना पड़ता है। अब ये अणु बिल्कुल पास पास है इस बर्तन के, मान लीजिए यदि इसमें स्थानांतरित गति होती तो ये अणु गर्म होता और अपना स्थान छोड़कर यहां पर आता, तो क्या हो जाता, बर्तन में छेद हो जाता। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब इसमें स्थानांतरित गति होती है क्या, तो ठोस में स्थानांतरित गति नहीं होती है। होगी क्या, नहीं होती है। क्या घूर्णन गति होती है क्या, तो बेटा घूर्णन गति के लिए स्पेस चाहिए। क्या चाहिए, स्पेस। मान लीजिए मुझे घूमना है तो मुझे पहले क्या चाहिएगी, स्पेस चाहिए, तभी मैं आसपास घूम पाऊंगा। अब हम देखते हैं ठोस के अणुओं में तो स्पेस होता ही नहीं है, बिल्कुल एक दूसरों से क्या रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। तो क्या घूर्णन गति होगी क्या, तो इसमें दूसरी गति घूर्णन गति भी क्या होगी, नहीं होगी। अब तीसरी बची काल्पनिक गति। कौन सी गति, काल्पनिक गति। क्या काल्पनिक गति होती है क्या इसमें, तो समझते हैं। काल्पनिक गति, देखो काल्पनिक गति किसे कहेंगे कि मान लीजिए इसने क्या ली, हीट ली, क्या ली, उष्मा ली, आग जली, ये बर्तन गर्म हुआ। अब ये तो गर्म हो गया, लेकिन ये क्या करेगा, इसने तो उष्मा ले ली, लेकिन अपने साइड वाले अणुओं को क्या करेगा, ले भैया तू भी उष्मा ले ले, तू भी गर्म हो जा, फिर साइड वाले को देगा, फिर दूसरा अणु उसके साइड में, ऐसे चल के क्रम कहां पर आ जाएगा, हवा के संपर्क में रखी हुई चम्मच पर। कहने का मतलब पूरा बर्तन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो तीनों गतियों में से कौन सी गति रहेगी ठोस में, तो सिर्फ रहेगी काल्पनिक गति। इतना क्लियर है, क्लियर है सभी को। तीनों गतियों में से कौन सी गति रहेगी ठोस में, ओनली काल्पनिक गति। क्लियर है, इतना समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं, और एग्जाम्पल देख लीजिए। आपने देखा होगा जो घरों में यूज होते हैं सरिये, देखा होगा ना सरिये, आप उसे पीटते होंगे तो क्या करता है, ऐसे वाइब्रेट करता है, ले भैया ले भैया, ठीक है ना। आपने पटका है निचला सिरा, लेकिन वाइब्रेट पूरा सरिया करता है। क्यों, क्योंकि उसमें गति कौन सी है, काल्पनिक गति। आपने देखा होगा ट्रेन की पटरियों पर भैया क्या करते हैं लोग कि कान सटीक कर लेते हैं, उससे कान टिकाकर आवाज सुनते हैं, कान लगाकर, किससे, पटरियों पर, कि भैया ट्रेन तो नहीं आ रही। ठीक है ना, कैसे पता चलता है कि ट्रेन आ रही है, तो सॉलिड है पटरियां, अब वो क्या करते हैं, उसके अणु वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, तो जिससे पता चल जाता है कि भैया ट्रेन आ रही है। क्लियर है। तो तीनों गतियों में से कौन सी गति रहेगी, काल्पनिक गति। ठोस में कौन सी गति रहेगी, काल्पनिक गति। अब बात करते हैं द्रव की। तब देखो द्रव, फिर एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए अब बर्तन नहीं देखना है, अब क्या देखना है, सिर्फ आपको आग जल रही है, बर्तन है और इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है। अब आग तो इस सिरे पर जलाई, मतलब गर्म कौन सा हिस्सा होना था, ओनली निचला,
लेकिन होता क्या है, आप देखते हो कि भैया ऊपरी हिस्सा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऐसा कैसे होता, क्या है कि भैया इसमें क्या होता है, अणु खुद, ये अणु जो पानी का निचला हिस्सा है ये गर्म होता है, और गर्म होने पर ये क्या हो जाता है, हल्का होता है। इतना तो पता है ना, गर्म होने पर वस्तु क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। ये गर्म हुआ निचला हिस्सा, ये हल्का हुआ और कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और जो ऊपर पानी है वो क्या रहेगा, ठंडा, और ठंडा होने पर कैसा रहेगा, भारी, और भारी होने के कारण वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे। और क्या होगा, ऐसे ही धीरे धीरे पानी गर्म हो जाएगा। कहने का मतलब पानी ने क्या छोड़ा, अपना स्थान छोड़ा। जो गर्म हुआ वो कहाँ गया, ऊपर गया, फिर दूसरा हिस्सा का पानी गर्म हो गया। आप देखते होंगे कभी आपने गैस पर पानी गर्म किया होगा, तो जब आपने आग जलाई होगी तो बारीक बारीक बूंदे ऊपर उठती हैं, पानी में उठती हैं। देखना कभी पानी गर्म करते हैं तो ऊपर उठती है। क्यों उठती है, कि वो गर्म हो जाती हैं और हल्की होकर ऊपर उठती है, और भारी पानी जो ठंडा होता है वो नीचे आ जाता है। वही आपने देखा होगा कि पानी गर्म करने की जो रोड वगैरह आती हैं, उससे आप पानी गर्म करते होंगे तो आप देखते होंगे कि ऊपर का पानी गर्म हो गया, लेकिन नीचे का क्या है, ठंडा रहता है कभी कभी, ठीक है ना। क्या होता है वो, कि जो पानी हल्का है वो गर्म होकर कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है, और ठंडा पानी क्या होता है, नीचे चला जाता है, तली में चला जाता है। तो इतना समझना, गर्म हुआ है, स्थान छोड़ा है, तो स्थानांतरित गति। अब देखो स्थानांतरित गति होगी या नहीं होगी, स्थानांतरित गति होगी। अब बात आती है दूसरी, घूर्णन गति की। क्या इसमें घूर्णन गति होगी, तो भैया इसमें तो बिल्कुल घूर्णन गति हो सकती है। आप बाल्टी में हाथ डालिए, पानी भरी बाल्टी में, और उसे घुमाइए, घूम जाएगा, वो घूम जाएगा ना। पानी में हाथ डालिए, चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें गैपिंग रहेगी, गैप रहेगी। क्यों, क्योंकि उसके अणु क्या है, दूर दूर रहेंगे, ठीक है ना। और मैंने पहले ही बताया है कि घूर्णन गति के लिए क्या चाहिए आपको, स्पेस, तो स्पेस रहेगी, मतलब इसमें घूर्णन गति भी रहेगी। अब आती है आपकी काल्पनिक गति। क्या द्रव में काल्पनिक गति रहेगी, बिल्कुल। देखते हैं, थोड़ा एडवांस फॉर्म में चलते हैं, ऐसे देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। अब लिक्विड की बात करते हैं, द्रव की बात करते हैं। तो मान लीजिए आपने पानी में डाला प्रकाश, क्या डाला, प्रकाश। अब प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो पानी है, पानी में यदि आपने क्या डाला, प्रकाश, और प्रकाश कैसी रहती है, अनुप्रस्थ तरंग। पा से प्रकाश, पा से प्रस्थ, मतलब अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अब अनुप्रस्थ, मान लीजिए अनुप्रस्थ तरंग कैसी चलती है, ऐसे चलती है, मतलब पहले शीर्ष और फिर क्या, गर्त, ठीक है ना। शीर्ष और गर्त में तो चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। और ऐसे ऐसे चलना ही क्या कहलाता है, काल्पनिक। वाइब्रेट होना, आगे पीछे ऊपर नीचे होना, क्या कहलाता है, काल्पनिक गति। सो इतना समझ लीजिए, जब एडवांस फॉर्म में चलेंगे तब और समझेंगे कि पानी में क्या होगी, द्रव में क्या होगी, काल्पनिक गति भी होगी। इतना क्लियर है, क्योंकि पानी ऐसे नॉर्मल देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आप किसी दूसरे उपद्रवी को लेंगे, आप पानी में प्रकाश डालेंगे, और प्रकाश डालने पर आप देखेंगे कि भैया वो पानी में प्रवेश कर रहा है, कुछ दूरी पर करता है। जैसे अधिकतम दूरी कितनी है, 400 मीटर, और कम से कम कितनी है, 150 मीटर। यदि पूछा जाए पानी का कि पानी में प्रकाश अधिकतम कितनी दूरी तक जा सकता है, तो 400 मीटर, इसके बाद प्रकाश नहीं जाता है। 400 से 450 मीटर एंडिंग होता है। इसीलिए तो गोताखोर क्या करते हैं, अपने साथ क्या लेके जाते हैं, टॉर्च लेके जाते हैं। और स्पष्ट प्रकाश में, स्पष्ट प्रकाश पानी में कितनी दूरी तक जाता है, तो 150 मीटर जाता है, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना कि काल्पनिक गति होती है, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग, और वो ऊपर नीचे मतलब शीर्ष गर्त पे काम करता है, तो काल्पनिक गति भी होती है। अब बात करते हैं गैस की, कि गैस में कौन सी गति होगी या कौन सी गति नहीं होगी। तो बात करते हैं स्थानांतरित की। कौन सी गति की बात करते हैं, स्थानांतरित की। क्या गैस में स्थानांतरित गति होगी, तो बिल्कुल होगी। गैस में सबसे ज्यादा स्थानांतरित गति होगी। कैसे, आप अगरबत्ती यहां पर जलाइए, खुशबू बाहर सूंघ लीजिएगा, आती है नहीं आती, परफ्यूम लगाइए, दूर चली जाएगी, ठीक है ना। तो क्या माध्यम है, गैसी माध्यम से तो जा रही है, तो सबसे ज्यादा स्थानांतरित गति किस में होती है, गैस में ही तो होती है। अब घूर्णन गति, तो बिल्कुल घूर्णन गति क्यों नहीं रहेगी, घूर्णन गति भी होगी। क्यों, क्योंकि इसमें स्पेस है, और स्पेस समझ में नहीं आ रहा है तो आपने देखा होगा साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, बवंडर देखा होगा ना गर्मियों में। वैसे गर्मियों के दिनों में आते हैं चक्रवात, तूफान, बवंडर आते हैं ना।
सो क्या होगा इसमें, घूर्णन गति भी होगी। अब बात आती है काल्पनिक गति की। क्या बात आती है, काल्पनिक। लास्ट बचा हमारा काल्पनिक गति। क्या काल्पनिक गति रहेगी तो गैसों में या नहीं रहेगी? तो इसके लिए देखना पड़ेगा हमको ध्वनि को। ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग। अब मान लीजिए मैं कुछ भी बोलूंगा, आप जोर से बोलिएगा तो आपको धक्का लगेगा। वायु है ना आसपास, वायु के कण मौजूद है, आप बोलेंगे तो क्या लगेगा, धक्का लगेगा। यदि आपको कोई वस्तु सुनाई दे रही, कोई आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब आपके पर्दे पर क्या हुआ है, उस ध्वनि का वाइब्रेशन हुआ है, कंपन हुआ है। सो इसमें क्या रहेगा, काल्पनिक गति रहेगा। सुना होगा ना, हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारी जीभ भी क्या करती है, वाइब्रेट करती है, जीवा भी क्या करती है, वाइब्रेट होती है। जैसे सा शब्द निकाला आपने, ठीक है ना, सा शब्द निकाला, कितनी बार वाइब्रेट होगी आपकी जीभ, 256 बार। कितनी बार होगी, 256 बार। यही तो फंडा है कि ये हारमोनियम, बांसुरी वगैरह जितने भी ध्वनि यंत्र हैं, ये काल्पनिक गति का फंडा उनमें फिट किया हुआ है, ठीक है ना, आया समझ में? तो ध्यान रखना, स्थानांतरित गति भी होती है, घूर्णन गति भी होती है और काल्पनिक गति भी होती है। द्रव में भी सेम रहेगा, लेकिन ठोस में सिर्फ कौन सी गति रहेगी, तीनों में से काल्पनिक गति। क्लियर है? अब इसी में हम देख लेते हैं कि ऊष्मा का ट्रांसफर कैसे होता है। कैसे, ऊष्मा का ट्रांसफर। अब ठोस की बात करें तो जिस वस्तु में स्थानांतरित गति, घूर्णन गति को छोड़कर सिर्फ किस गति से ऊष्मा का ट्रांसफर होता हो, काल्पनिक गति से, तो उसमें कौन सी प्रोसेस से ऊष्मा का ट्रांसफर होगा, कौन सी प्रोसेस होगी, तो होगी चालन। क्या होगी, ठोसों में क्या होगा, चालन प्रोसेस से। क्लियर है इतना? ठोसों में चालन प्रोसेस से क्या होगा, ऊष्मा का ट्रांसफर होगा। आया समझ में? लेकिन द्रव और गैस में क्या रहेगा, तो द्रव और गैस का समझिए कि जिस भी वस्तु में स्थानांतरित, घूर्णन और काल्पनिक गति, या फिर कहें तो स्थानांतरित गति के माध्यम से ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, उसमें संवहन रहेगा। क्या रहेगा, संवहन। कौन सी प्रोसेस रहेगी ऊष्मा की, संवहन प्रोसेस। द्रव में संवहन तो गैस में भी संवहन। चालन किस में, सिर्फ ठोस में। क्यों, क्योंकि ऊष्मा का ट्रांसफर किससे हो रहा है, स्थानांतरित गति से हो रहा है क्या, नहीं, किससे हो रहा है, सिर्फ काल्पनिक गति से। द्रव में किससे हो रहा है, स्थानांतरित गति से भी हो रहा है, घूर्णन से भी हो रहा है और काल्पनिक से भी हो रहा है। सो कौन सा, संवहन। सेम फंडा गैस का, लेकिन एक और नाम आता है विकिरण। क्या नाम आता है, विकिरण। तो भैया इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ना तो इसे ठोस चाहिए, ना इसे द्रव चाहिए, और ना ही इसे गैस चाहिए। क्यों, क्योंकि आप देखते हो विकिरण में कोई माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है। तभी तो सूर्य का प्रकाश इतनी ऊंचाई से हमारे तक आ जाता है, पृथ्वी तक पहुंचता है ना, वहां तो कोई माध्यम ही नहीं रहता है। रहता है क्या, स्पेस है वहां, तो फिर भी पहुंचता है। तो ध्यान रखना कि भैया विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इतना समझ में आया आपको? थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा कि भैया ठोसों में कौन सी गति होती है, ओनली काल्पनिक गति। द्रव में तीनों गतियां होती हैं, गैसों में भी तीनों गतियां होती हैं। लेकिन ठोस में क्या रहेगा, चालन प्रोसेस रहेगी। द्रव और गैस में संवहन प्रोसेस रहेगी। लेकिन विकिरण में किसी भी माध्यम में किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं है, तभी तो सूर्य का प्रकाश इतनी दूरी से हमारे पास पहुंच जाता है। क्लियर है इतना? चलो स्क्रीनशॉट लेना है कभी आप तो ले लीजिएगा, फिर मिटाते हैं इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। भौतिक गुण में हमने सबसे पहले देखा अवस्था। अब इसके बाद क्या आता है, पहला हो गया हमारा अवस्था। अब दूसरा हम देख लेते हैं स्वाद। क्या आएगा, स्वाद। भौतिक गुण समझ रहे हैं, स्वाद। क्या भैया स्वाद भौतिक गुण नहीं, क्या बिल्कुल भौतिक गुण है। या अब स्वाद में क्या आएगा, या तो कोई वस्तु का स्वाद होगा या फिर कोई वस्तु स्वादहीन होगी। अब स्वाद लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो जीभ की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, जीवा की। तो मान लीजिए ये क्या है, हमारी जीवा है, जीभ है। अब किस माध्यम से होगी, वैसे बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम ये सब, लेकिन भौतिक गुण पढ़ रहे हैं तो इतना समझ लीजिए। अब जीभ, भैया कितने प्रकार के स्वाद हमारी जीभ ग्रहण कर सकती है, या किस हिस्से में हमें कैसा स्वाद आएगा। तो देखो जीभ का जो अग्र हिस्सा होता है, इसमें सबसे क्या पता चलता है हमें
कि वस्तु कैसी है, वो मीठी हो, मीठा स्वाद आता है। जो ये वाला पार्ट होता है इससे पता चलता है हमको खट्टा। क्या पता चलता है? खट्टा। जिसने खट्टी चीजें खाई होगी तो देखते होंगे कि आइट साइड के दांत क्या हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं, इसी के कारण। फिर जो ऊपरी हिस्सा होता है इसके, वो होता है हमारा नमकीन का। क्या होता है? साल्ट या नमकीन। लेकिन जो एंडिंग वाला पार्ट होता है वो होता है कड़वे का। किसका होता है? कड़वे स्वाद के लिए। समझ में आया? मीठा स्वाद ग्रहण करना है तो अग्र वाले हिस्से से पता चलेगा, खट्टा उसके ऊपर आजू बाजू में, नमकीन उससे ऊपर आजू बाजू में, और कड़वा पीछे एंडिंग में। आपने देखा होगा जब आप बीमार हुए होंगे, आपने टेबलेट ले रहे होंगे तो आपने नॉर्मली जीभ पर रखा तो आपको इतनी कड़वी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही आपने उसे पानी के साथ निगला तो आपका जो पीछे वाला हिस्सा टच हुआ तब आपको टेबलेट ज़्यादा कड़वी लगती है। क्यों? क्योंकि रियल टेस्ट कड़वे का कहाँ पर है? लास्ट एंडिंग में। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है, एक टेस्ट होता है आपका उमामी। क्या होता है? उमामी। ये उसके लिए रहती है। अब ये नया नाम है। क्या होता है उमामी? तो आपने देखा होगा, मान लीजिए आपने कोई ऐसी वस्तु खाई, मान लीजिए सूप लिया आपने, मैगी खाई, या फिर मान लीजिए कुछ नूडल्स वगैरह खाया जो ग्रेवी में है। आप देखते होंगे वो मीठा भी लगता है, खट्टा भी लगता है, कड़वा भी लगता है। आपको समझ में नहीं आ रहा कैसा टेस्ट है, लेकिन आप बोलोगे कि भैया टेस्ट सॉलिड है, अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा टेस्ट कैसा है। मतलब जो मिश्रित टेस्ट है, मिक्स टेस्ट है, वो टेस्ट क्या कहलाएगा? आपका उमामी टेस्ट कहलाएगा। क्लियर है इतना? चलो अब आगे चलते हैं। स्वाद समझ में आया होगा सभी को। अब स्वाद के बाद आता है आपका रंग। क्या आएगा आपका? रंग। भौतिक गुण है ना रंग। अब रंग क्या रहेंगे? रंग तो काफी तरह के रहते हैं। आप नॉर्मली रंग पढ़ते हैं 7 प्रकार के। कितने प्रकार के पढ़ते हैं? 7 प्रकार के। कौन कौन से? या तो कोई वस्तु बैंगनी होगी, या जामुनी होगी, या नीली होगी, या हरी होगी, या पीली होगी, या नारंगी होगी, या फिर लाल होगी। ये नॉर्मल आप कलर पढ़ते आए होंगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश से जो प्रकाश आता है एक्चुअल में इन रंगों का होता ही नहीं है। किस रंग का होता है? तो वो रंग होता है आपका श्वेत। क्या होता है? श्वेत। या बात करें कैसा रंग रहेगा? वो सफेद रंग रहेगा। लेकिन हमें वस्तुएं क्यों रंगीन दिखाई देती है? तो उसका एक रीजन रहता है। क्या रीजन है? अब समझिए। मान लीजिए कोई भी प्रकाश जो सूर्य से आया, क्या है वो? श्वेत है, सफेद है। अब क्या हुआ? कोई वस्तु हमें कैसी दिख रही है? सफेद। मान लीजिए इस वस्तु पर यह श्वेत प्रकाश गया। कैसा गया? सफेद या श्वेत प्रकाश गया, और इस वस्तु पर टकराया, और टकराकर वापिस पूरा का पूरा श्वेत प्रकाश आया और हमारी आंखों पर टकरा गया। श्वेत गया और श्वेत आया, जैसा गया वैसा आया, तो हमें वस्तु कैसी दिखेगी? सफेद। कैसी दिखेगी? सफेद। क्योंकि कुछ भी एब्जर्व उस वस्तु ने किया ही नहीं। लेकिन इसके विपरीत मान लीजिए ये श्वेत प्रकाश गया, किसी वस्तु पर टकराया, और ये रंग सारे क्या कर लिए? एब्जर्व कर लिए। क्या कर लिए? अवशोषित कर लिए। तो हमें वस्तुएं दिखेगी काली। कैसी दिखेगी? कैसा रंग दिखेगा? काला। क्योंकि नहीं दिखाई देना ही क्या कहलाता है? काला रंग कहलाता है। क्लियर है? लेकिन यदि वस्तु आपको मान लीजिए लाल दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है? लाल। तो क्या होता है कि श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर गया, उस वस्तु ने, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। अब 7 रंग मतलब श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर गया और वस्तु ने सिर्फ कौन सा रंग अवशोषित किया? कौन सा रंग एब्जर्व किया? कि लाल रंग। सिर्फ अपने पास कौन सा रंग रखा? लाल रंग। और छोड़ कितने दिए? 6 रंग। तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी? लाल दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वस्तु ने सिर्फ कौन सा रंग रखा है? लाल रंग। सेम टू सेम फंडा रहेगा कि जो वस्तु हमें जिस रंग की दिखाई देगी
वो वस्तु उसी रंग को अवशोषित करेगी। क्लियर है? यदि सफेद दिखाई दे रही है तो कोई भी रंग अवशोषित नहीं किया है। जो श्वेत प्रकाश आया वस्तु पर टकराया और वापस हमारी आंखों पर आया तो हमें वस्तु कैसी दिखाई देगी? सफेद। किसी वस्तु पर श्वेत प्रकाश टकराया, सारे रंग अवशोषित हो गए तो हमें वस्तु दिखाई देगी काली। लेकिन यदि लाल, बैंगनी, नीली दिखाई दे रही है तो उनका मतलब है कोई स्पेशली कलर उसने अपने पास रख लिया है, तो वही कलर आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है इतना? तो आज हमने भौतिक गुण में देखा अवस्था, अवस्था के बाद हमने क्या देखा? स्वाद, स्वाद के बाद हमने देखा रंग। इतना क्लियर है सभी को? चलो, यदि आपने पुरानी क्लास नहीं देखी है, पिछली क्लास नहीं देखी है, तो आप पिछली क्लास को जरूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है इतना? यदि कोई डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्लियर है इतना? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? चलो।